धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। सुशांत सिंह राजपूत यानी कि एसएसआर की मौत के बाद फिर से एक बार मुंबई पुलिस सवालों के घेरे में है। इस बार मामला सचिन वजह से जुड़ा हुआ है। जो एक पुलिस वाला है उस पर आरोप लग रहा है कि उसने मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक गाड़ी को, स्कॉर्पियो को प्लांट किया, उनको फंसाने की कोशिश की और उसके पीछे और भी लंबे चौड़े तार हो सकते हैं। जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मीडिया तमाम कवरेज आपको दिखा रहा था, रोजाना नए नए अपडेट्स दिखा रहा था, इस मामले में भी तमाम अपडेट्स आपके सामने रख रहा है, रोज नए नए खुलासे कर रहा है एनआईए के हवाले से। लेकिन बड़ा सवाल इसमें जो है वो छोड़ रहा है, वो सवाल उठता है कि सचिन वाजे जैसे लोग जिन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है, आखिर वो कैसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। और जब वो एनकाउंटर कर रहे थे तो यही मीडिया उनकी वाहवाही कर रहा था और आज ये मीडिया उसके पकड़े जाने के बाद बता रहा है कि वो सिविल ड्रेस में घूमता था, वो ऐसे रहता था, वो वैसे रहता था, वो मर्सिडीज यूज करता था। उस वक्त क्यों सवाल नहीं उठाए जाते हैं? अगर हम इसी पस मंजर को यानी कि इसी पृष्ठभूमि को अपने सामने रखें तो उत्तर प्रदेश हमारे सामने है, जहां बहुत सारे एनकाउंटर पिछले 4 साल के दौरान हो चुके हैं। बहुत सारे बेगुनाहों को वहां मौत के घाट उतारा जा चुका है। मानवाधिकार की टीम भी इस पे सवाल खड़े कर चुकी है, लेकिन फिर भी ये सिलसिला जारी है। तो क्या यहां भी कोई सचिन वाजे निकलेगा तब इस पे सवाल उठाया जाएगा क्या? इसी के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ देश के पूर्व जाने माने आईपीएस और उत्तर प्रदेश के डीजी रह चुके विभूति नारायण राय जी यानी कि वीएन राय जी जुड़ रहे हैं स्काइप के जरिए। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। धन्यवाद। आप ये मामला सचिन वजह वाला देख रहे होंगे, मीडिया मसाला लगा लगा के बहुत सारे खुलासे कर रहा है। रीबेन का चश्मा पहनता था, टी शर्ट पहनता था, मर्सिडीज वाली कार रखता था, ये पावर थी, वो पावर थी, ऐसे इस सोसाइटी में रहता था, ये जलवे थे, इतना पैसा बरामद हो गया, तमाम चीज़ों की बात कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है जो असल मुद्दा है कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होना, उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है अभी भी। देखिए, आपने सही कहा। ये जो प्रकरण हुआ है जिसमें सचिन वाजे गिरफ्तार हुआ, इंस्पेक्टर सचिन वाजे, इस प्रकरण के बाहर ने हमें ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात करनी चाहिए, ज्यादा गंभीर मुद्दों पे बात होनी चाहिए थी। और दुर्भाग्य से वो सारे मुद्दे मुझे नहीं लगता कि इस विमर्श में जो इस समय चल रहा है इसमें केंद्र में आएंगे, या इसके बाद तो अब कुछ ही दिनों में हम उन्हें भूल जाएंगे। वो मुद्दा ये है कि हम कैसे पुलिस में एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पैदा करते हैं। मुंबई पुलिस में तो आपने देखा होगा कि जब गैंगवार शुरू हुए थे 90 के दशक में या उसके बाद या 80 के दशक में भी, तो कई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पैदा हुए। अब तक 56 जैसी फिल्में उनके ऊपर बनी। तो ये स्पेशलिस्ट क्या करते थे? ये स्पेशलिस्ट कानून कायदों की धज्जियां उड़ाते हुए अपराधियों को पकड़ के मार देते थे और जनता उनकी बड़ी वाह वाह करती थी। कोई ये गौर नहीं करता था कि ये अपराधी कई बार तो एक विरोधी गैंग के द्वारा पकड़ करके उस पुलिस अफसर को दिए जाते थे। उस पुलिस अफसर का काम सिर्फ हत्या करना था। या कई बार क्या, लगभग सारे केसेस में ये जो एनकाउंटर्स होते थे वो देश में जो स्थापित कानून कायदे हैं उनकी धज्जियां उड़ाते हुए किए जाते थे। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट या भारतीय संविधान ही इन पुलिस अधिकारियों के लिए एक हवाई चीज हो जाती थी। लगभग वैसी स्थिति उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही। इधर बीच में कुछ ज्यादा बढ़ गई है। आप देख रहे होंगे कि इधर पिछले कुछ वर्ष 3-4 वर्षों में जितने लोग पकड़े जा रहे हैं उसमें एक बड़ी संख्या है जिनके पैर में गोली मारी जा रही। ये एक नया पुलिस मैनुअल लिखा जा रहा है जिसमें अपराधी को अदालत में पेश करने के पहले उसकी टांग में गोली मारी जाए। या बहुत से लोग जान भी खो रहे हैं। उनमें निश्चित रूप से बहुत सारे बड़े दुर्धर्ष अपराधी हैं, बहुत खूंखार किस्म के अपराधी हैं। लेकिन ये कोई नहीं कह रहा कि अपराधी होने के बाद भी किसी व्यक्ति को सजा देने का अधिकार पुलिस को नहीं है। पुलिस उनको खासतौर से ऐसी सजाएं जो कानून से जो नहीं निर्धारित है, ऐसी सजाएं नहीं दे सकता। ये सजाएं सिर्फ अदालत देंगी और अदालत कानून कायदे की परिधि में रह करके देंगी। वो भी अपना कोई व्यक्तिगत उसमें उनकी दखल नहीं चलेगी। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर बात होनी चाहिए। तो इस वादे के केस में अब लेकिन होता ये है कि हर 2-4 साल बाद इस तरह के केसेस आते हैं, उन पे थोड़ी वक्ती सनसनी होती है, उसके बाद लोग भूल जाते हैं। तो हमें इस बार इस पर गंभीरता से बात करनी चाहिए, वाजे पैदा कैसे होता है और वाजे का पुलिस के पूरी पुलिस फंक्शनिंग में कैसे खराब असर पड़ता है।
बिल्कुल सही सवाल आप उठा रहे हैं कि हमें असल सवाल ये उठाना चाहिए कि वाजे जैसे लोग पैदा कैसे होते हैं और पूरा पुलिसिया जो सिस्टम है उसका इस पर असर कैसे पड़ता है। मैं आपसे एक सवाल आपके तजर्बे के हिसाब से पूछना चाहता हूं, लोगों ने ये जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनने का हुनर सीखा, ये मुंबई पुलिस से सीखा या मुंबई पुलिस ने फिल्मों से सीखा और फिर उसके बाद मुंबई पुलिस ने अपनाया और फिर बाद में दूसरे राज्यों ने सीखा? क्या लगता है आपको? फिल्में तो वही सब दिखाती है जो समाज में होता है। फिल्में अपनी तरफ से मुझे नहीं लगता है कि कुछ हमें सिखाती है, हमसे सीखती हैं फिल्में। थोड़ा बहुत उसमें कल्पना का तत्व बढ़ जाता है तो कई बार हिंसा या दूसरी चीजें भी उस स्तर तक पहुंच जाती है जो वास्तविक जीवन में नहीं होती। लेकिन शुरुआत तो वास्तविक जीवन से होती है। तो ये तो उत्तर प्रदेश में जैसे जब विश्वनाथ प्रताप सिंह चीफ मिनिस्टर थे, मैंने देखा 80 का दशक था, जब वो मारो मारो का एक हल्ला शुरू हुआ, लोगों को टारगेट दिए गए कि हर थानेदार को इतने एनकाउंटर करने होंगे, हर एसपी को इतने एनकाउंटर अपने इलाके में कराने होंगे। तो ये तो एक अपराधी बनाने का इंस्टीट्यूशनलाइज्ड प्रयास था। एक आपको संस्था को ही अपराधी बना रहे थे। वही आगे बढ़ता चला गया। बाद में एक मुख्यमंत्री ऐसे आए, ऐसी आई जिनके जमाने में अपराध कम होने शुरू हो गए और कहा गया कि अब हर साल 25-30% अपराध कम हो रहे हैं, लिहाजा 4-5 साल में तो उत्तर प्रदेश अपराध विहीन हो जाएगा। की हालत आप देख ही रहे हैं कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि अपराधी या तो ऊपर जाएंगे या जेल में जाएंगे। चलिए जेल में जाएंगे तो अच्छी बात है, जेल तो कानून ने बनाई है, जेल कोई हवा से तो बनी नहीं है। लेकिन जेल में जाने के लिए फिर कानून सम्मत कार्रवाई करनी पड़ेगी ना। आप किसी को पकड़ के नहीं मार सकते, आप किसी को सरेंडर करने का मौका दिए बिना गोली नहीं मार सकते। यहाँ तो ज्यादातर मामलों में अगर जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि उन्हें पहले पुलिस ने अपने गिरफ्त में लिया फिर मार दिया। कानपुर में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में ऐसे कैसे हो रहा है कि गाड़ियां उलट जा रही हैं और गाड़ियों में सिर्फ अपराधी मरता है, उसके साथ जो 2-4 पुलिस वाले बैठे होते हैं उनको उनका कुछ नहीं होता। तो ये सब एक खराब स्थिति है। मैं समझता हूँ कि इससे एक संस्था के रूप में पुलिस का बहुत नुकसान हो रहा है और ये वाजे एक तरह से आई ओपनर केस होना चाहिए। वाजे का मामला ऐसा होना चाहिए पुलिस की टॉप लीडरशिप को बैठ करके सोचना चाहिए। देखिए ये आदमी, ये इंस्पेक्टर रैंक का आदमी है, लेकिन आप पूरे घटनाक्रम को ध्यान से जो मीडिया में छप रहा है या दिखाया जा रहा है देखें तो पता चलता है कि कमिश्नर पुलिस जो डीजी रैंक का अधिकारी है, वाजे और उसके बीच में सीधे तार जुड़े हुए, बीच में कोई सुपरविजन का स्तर नहीं है, कोई एसपी नहीं है, कोई डीआईजी नहीं है, कोई आईजी नहीं है, सीधे डीजी स्तर का अधिकारी उससे रिपोर्ट ले रहा है और उसे आदेश दे रहा है। तो ये तो आप चेन ऑफ कमांड तोड़ देंगे तो इसी तरह की चीजें होंगी। मैं सचिन वाजे पे बात करना चाहूँगा और वो जो तमाम चीज़ें उभर रही हैं उन पे भी आपसे रोशनी डलवाना चाहूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि पहले मुंबई, अब उत्तर प्रदेश और अब बिहार में चर्चा की जा रही है क्योंकि जब से नीतीश कुमार इस बार सीएम बने हैं वहाँ पे अपराध ज़्यादा बढ़ गया है। तो वहाँ पे भी कई मंत्री, कई विधायक कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी कार पलटनी चाहिए। आज बड़े शर्म की बात है, मैंने देखा कि बिहार के कुछ विधायकों ने कहा कि यूपी मॉडल अपनाया जाए। आप सोचिए जब नीतीश कुमार शुरू में आए थे, पहला दौर इनका याद कीजिए, तो इन्होंने मेहनत करनी शुरू की थी, वो सारे काम किए थे जिनसे कानूनी तरीके से अपराधी को दंडित कराया जा सके। इन्वेस्टिगेशन का स्तर इंप्रूव कराया था, प्रोसिक्यूशन इंप्रूव कराया था, जो तमाम वारंट पड़े हुए थे उनको तामील कराया, अदालतों में कार्रवाई की गति तेज की और उसका नतीजा हुआ कि आप शुरू के 2-3 साल देखें तो बिहार में बहुत तेजी से मुकदमे फैसल हुए, अपराधियों को सजाएं हुई। शहाबुद्दीन जैसा अपराधी उसी दौर में सजा पाया जिसने, तो बिहार में सुधार दिख रहा था। लेकिन ये सुधार टाइम टेकिंग होता है, इसमें समय लगता है, इसमें धैर्य की जरूरत होती है, इसमें पैसा सरकार को अपने संसाधन खर्च करने होते हैं। जो सबसे आसान तरीका वो यूपी वाला मॉडल है जिसको आप उनके विधायक कह रहे हैं। उन्हें कहना चाहिए कि जो पुराना मॉडल था बिहार का, जो नीतीश ने पहली अपने मुख्यमंत्री होने के पहले जो चरण में अपनाया था, उसी मॉडल को दोबारा अपनाएं और ज्यादा संसाधन खर्च करें पुलिस पर, पुलिस की ट्रेनिंग पर, इन्वेस्टिगेशन स्किल्स पर, प्रोसिक्यूशन पर, अदालतों की काम काज करने का जो स्तर है उसको सुधारा जाए, वहां से भ्रष्टाचार खत्म किया जाए। तो ये सारी चीजें थोड़ा समय लेंगी। ये ज्यादा आसान है कि आप अपराधी को पकड़िए और अपनी गाड़ी पलट दीजिए, उसमें अपराधी मर जाए बाकी सब बच जाए। तो ये तो एक सभ्य समाज में हो सकता है, हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए।
हमारे यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, असभ्य समाज में हो सकता है। और नीतीश कुमार के पास इतना अनुभव है, आपने बताया, तो क्यों वो उस अनुभव का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और क्यों उनके यहाँ के लोग आज कह रहे हैं कि यूपी मॉडल लागू होना चाहिए। अब छोड़ देते हैं इन सब बातों को, वापस आते हैं सचिन वाजे पर। सचिन वाजे के बारे में बताया जा रहा है कि सीधे वो परमवीर सिंह से जुड़े हुए थे पुलिस कमिश्नर। एक मामूली सा अदना सा दरोगा, इंस्पेक्टर या पुलिस वाला सीधे ऐसे जुड़ा हुआ है, बीच में उसके एसीपी होना चाहिए, उसके बीच में डीसीपी होना चाहिए, पूरा जॉइंट सीपी, तमाम एक चैन जो है वो कैसे ध्वस्त हो जाती है सर? ये उसी का तो नतीजा है ना। मैंने पहले ही आपसे निवेदन किया कि ये इंस्पेक्टर सीधे कमिश्नर पुलिस को रिपोर्ट करता था या कमिश्नर पुलिस सीधे इसको टास्क देते थे और ये पूरा करके उन्हें बताता था। बीच में जो सुपरविजन के सारे चैनल्स थे वो सब ध्वस्त हो चुके थे, इसीलिए ये एक तरह से जिसे कहते हैं बेकाबू हो गया। मैं कल्पना नहीं कर सकता कोई पुलिस इंस्पेक्टर मर्सिडीज गाड़ी में चल रहा हो, और मजेदार बात है कि मर्सिडीज गाड़ी कहीं वो छिपा करके या छुप करके नहीं इसका इस्तेमाल करता था। इसी मर्सिडीज गाड़ी से आता था, वो कमिश्नर पुलिस का जो पार्किंग उस एरिया है उसमें खड़ा करता था, सब लोग देखते थे। इससे पहले गाड़ी जिस व्यक्ति की हत्या हुई उसकी गाड़ी वो इस्तेमाल कर रहा था और खुलेआम इस्तेमाल कर रहा था। तो ये तो ऐसा नहीं है कि उसके कलीग्स नहीं देख रहे थे, उसके वरिष्ठ नहीं देख रहे थे, उससे जो उसके जूनियर्स नहीं, सब देख रहे थे, लेकिन उसको कोई डर नहीं था। उसके तमाम सीनियर्स देख रहे थे और वो खुलेआम सब कुछ कर रहा था, सबको दिख रहा था, लेकिन उसे कोई डर नहीं था। लेकिन एक सवाल उठाया जा रहा है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कि एनआईए हो, सीबीआई हो, आजकल महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पुलिस वाले को गिरफ्तार किया गया है और महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने के लिए इतना सब कुछ है नहीं जितना सब कुछ बनाया जा रहा है। और अभी तक एनआईए भी क्लियर नहीं कर पाया है कि आखिर पूरा प्रकरण है क्या। देखिए, एनआईए बीच बीच में ये गलत कर रहा है, सिलेक्टिव लीक्स कर रहा है। उसे भी ये नहीं करना चाहिए, वो भी राजनीति का। आप जानते हैं कि एनआईए केंद्र सरकार के अधीन में है और जो पुलिस, बम्बई पुलिस या बम्बई पुलिस के एसटीएफ और ये जिस सीआईयू या जिस यूनिट का ये इंचार्ज था, ये सब महाराष्ट्र सरकार के उसमें। तो ये दोनों तरफ से ये राजनीति जो हो रही ये गलत है। एनआईए को प्रोफेशनल तरीके से काम करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि क्या सिर्फ ये वाजे का मामला है या वाजे से जुड़े उसके ऊपर वाले अधिकारियों का या उसके पॉलिटिकल आकाओं का। इसकी तरफ इशारा किया जा रहा है कि बिना पॉलिटिकल आकाओं के शय से तो इतनी बड़ी हिम्मत उसकी नहीं हो सकती। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि अकेले एक पुलिस वाले की इतनी बड़ी हिम्मत नहीं हो सकती है कि इतना वो सब कुछ कर रहा हो। आपने उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल भी दिया कि मुख्यमंत्री ने कहा कि हर थानेदार, हर एसपी अपने ज़िले में, अपने थाना क्षेत्र में इतने सारे एनकाउंटर कराएगा। यहाँ एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको नहीं लगता जब से महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी है या शिवसेना ने जब से बीजेपी से अलग होकर एनसीपी और कांग्रेस से हाथ मिला के सरकार बनाई है, एनआईए की जाँच उसके बाद कोरेगांव की जाँच उसके बाद फौरन एनआईए को दे दी गई, एसएसआर का मामला आते ही फौरन सीबीआई को जांच दे दी गई, ये मामला एटीएस जांच कर रही है, फिर एकदम एनआईए को सौंप दिया गया। कुछ चीजों में जल्दबाजी नहीं हो रही है सर? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है कि बहुत सारी चीजें राजनीति के आधार पर हो रही है। आखिर कुछ ही महीने पहले या साल भर पहले शिवसेना बीजेपी एक दूसरे के पार्टनर थे, बल्कि ज्यादा नेचुरल पार्टनर थे, दोनों हिंदुत्व की बात करते थे। शिवसेना और बी टीम थी बीजेपी की। आज दोनों में झगड़ा हो गया है। हालांकि झगड़े से फायदा हो रहा है, जैसे अगर केंद्र में दूसरी सरकार ना होती और एनआईए को जांच न मिली होती, महाराष्ट्र का एटीएस क्या करता? तो किसी हिम्मत थी कि वाजे के खिलाफ या कमिश्नर पुलिस परमवीर सिंह के खिलाफ कोई टिप्पणी कर सके? तो लिहाजा दबा दिया जाता। तो ये तो एक तरह से अच्छा हुआ, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण इस अर्थ में है कि हर जगह जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति ना हो, जब तक राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो, तो इस देश में कोई चीज नॉर्मल तरीके से नहीं चलती। ये अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण चीज है। क्या सरकार ने अपने आप को बचाने के लिए कमिश्नर पुलिस जो हैं परमवीर सिंह, उनका ट्रांसफर कर दिया है आनंद फानन में, ताकि उन पर घास गिरा के अपने आप को बचाया जा सके? अगर कल को एनआईए उनसे पूछताछ करने लग जाती कमिश्नर रहते हुए, तो सरकार की ज्यादा फजीहत होती। सरकार की तो अभी भी फजीहत हुई। सरकार से मेरा मतलब महाराष्ट्र सरकार की, क्योंकि उन्होंने खुशी खुशी नहीं हटाया। जब वो एक इतने गर्म और एक तरह से खौलते आलू की तरह उनके मुंह में नहीं जाके फंस गए, तब तक उन्होंने उनको बाहर थूका नहीं। तो ये तो सरकार की फजीहत तो इसी में है कि उन्हें परमवीर सिंह को हटाना पड़ा, और वो अपनी खुशी से नहीं हटाया उन्होंने। अब अगर एनआईए सच में प्रोफेशनल तरीके से जांच करेगी तो पता चलेगा कि वाजे के ऊपर वाले लोग तो नहीं इसमें इन्वॉल्व हैं। इतना बड़ा मामला वाजे अकेले कर लेगा, ये तो मुझे हजम नहीं हो रहा। तो फिर उनके राजनीतिक आका भी आएंगे इस जज में।
लेकिन देखा जाए कितनी दूर तक एनआईए जाती है। देखना दिलचस्प होगा कि कितनी दूर तक एनआईए जाती है। यहाँ सचिन वाजे पे अगर वापस चलें, एक शख्स जो एक एनकाउंटर में एक शख्स की मौत के बाद सस्पेंड कर दिया जाता है, उसके बाद लंबे अरसे तक वो सस्पेंड रहता है, उसको बहाल, आखिर ऐसी क्या बात है एक शख्स लंबे समय तक सस्पेंड रहता है, एक एनकाउंटर में एक कस्टडी में मौत हो जाने के बाद उसको सस्पेंड किया जाता है, मामूली सा वो एक पुलिस वाला है और उसको बहाल कर दिया जाता है। अगर उसको बहाल ना किया जाता तो कौन सा काम रुक रहा था, पुलिस का या सरकार का? देखिए, इसमें सिर्फ बहाल नहीं किया गया, इसमें तो सबसे दिलचस्प ये है कि सचिन वाजे के खिलाफ आप जानते ही हैं कि आज से करीब 10 साल पहले एक हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ, उसकी तफ्तीश शुरू हुई, उसमें चार्जशीट लग गई और अब वो के कोर्ट में पेंडिंग है। इस दौरान सचिन वाजे को जब ये समझ में आया कि अब डिपार्टमेंट में रह करके उसको अब कुछ हासिल नहीं होना, छीछालेदरी होगी, तो उसने वीआरएस ले लिया, उसने इस्तीफा दे दिया और वीआरएस ले लिया। उसका वीआरएस भी स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए था। नॉर्मल प्रोसीजर तो ये है कि जब तक वो मुकदमा फैसल नहीं होता तब तक, लेकिन उसको वीआरएस उसका स्वीकार कर लिया गया और उसे छुट्टी दे दी गई विभाग से। वो जाकर शिवसेना और उसने ज्वाइन कर ली। ये मैंने कहीं पढ़ा है, पता नहीं कहाँ तक सच्चाई है, कि शिवसेना का वो स्पोक्स पर्सन हो गया, यानी शिवसेना की तरफ से बयान देता था। उसके बाद शिवसेना की सरकार आई, उसके मन में अभी जाहिर है कि अभी 60 साल होने में उसको 4-6 साल बाकी थे, एक मन के ये भी वो हुआ कि फिर से वापस वो पुलिस में जाए और क्योंकि सरकार है तो फिर कोई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उसे निभाने को मिल जाएगी। तो उसने वापस जाने के लिए दरखास्त दी और वापस जाने का कारण जो चुना गया वो ये था कि साहब कोरोना का काल में बहुत सारे पुलिस अधिकारी और कर्मचारी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, हमारे यहाँ बड़ी चीज है, तो लिहाजा हमको ऐसे पुलिस कर्मियों को वापस लाना चाहिए जो अभी काम कर सकते हैं। उसमें ये भी साहब आ गए और जो कमेटी बनी जिसने इनको स्क्रूटनी की इनके केस को, उसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम महाराष्ट्र के और कमिश्नर पुलिस ये मेंबर थे और इन्होंने कहा कि साहब इनसे योग्य तो कोई है नहीं, तो लिहाजा इन्हें वापस ले लिया। लेकिन सवाल ये है कि जब इनको कोरोना के वजह से वापस लिया गया था तो इनको कोरोना से जुड़ी ड्यूटी दी जानी चाहिए थी, जहाँ वैक्सीनेशन हो रहा था, जहाँ लोग कोरोना का जो गुड कॉन्डक्ट है, कोरोना के लिए जो अच्छा आचरण है उसका उल्लंघन कर रहे थे, उसको लागू कराने के लिए इनकी ड्यूटी लगनी चाहिए थी। लेकिन फिर ये यूनिट में आ गए जो बम्बई पुलिस सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है, सारे महत्वपूर्ण केसेस इसके पास जाते हैं। चलिए, यहाँ पे एक सवाल ये बनता है सर, आपने कहा कि योग्यता कही गई कि ये बहुत काबिल आदमी है, तो इनकी क्या काबिलियत वही शूट एंड साउट कराने के लिए या शूट आउट कराने के लिए जो है इस काबिल समझा गया था और इनसे कोई बड़े एनकाउंटर कराने थे इसलिए इनको वापस लिया गया? देखिए, वो तो स्पष्ट है ना कि ये कुछ भी कर सकते थे। ऐसे लोग जो अपने को कहते हैं कि साहब ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, उनका मतलब ये होता है कि उन्हें कानून कायदे की कोई परवाह नहीं होती, वो किसी की भी जान ले सकते हैं, उनके मनुष्य के रूप में वो एक तरह से नष्ट हो चुके होते हैं और एक अमानवीय स्तर पे आ चुके होते हैं। अब वो तर्क तो जरूर आप किसी पुलिस अधिकारी से बात करेंगे, कहेंगे साहब हमारे ऊपर फायर होगा तो हम फायर नहीं करेंगे, ये सब हास्यास्पद तर्क है। मैं जो 37 साल का रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि ये सब हास्यास्पद तर्क है। ज्यादातर मामले तो पकड़ के मारा जाता है, सिवाय बहुत अपवाद स्वरूप कुछ मामले होते हैं जिसमें सचमुच आमने सामने एनकाउंटर हो जाता है। बाकी ज्यादातर ये जो आपके एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, इनमें किसी की भी जांच करा दीजिए, मैं तो दावा करता हूँ इनमें किसी एक को एक टेस्ट केस के तौर पे लेके उसके एनकाउंटरों की जांच करा लीजिए, ज्यादातर वो हत्याएं हैं, तो इन हत्याओं के मैंने भी दो लाइव एनकाउंटर कवर किए हैं और मैं भी बता सकता हूं सर कि पहले कार में बैठा के ले जाया गया, सामने से उसको गोली मार दी गई और कहा गया उसका एक साथी फरार हो गया। ऐसे ही एक बार एक बाइक पे एनकाउंटर दिखाया गया, कहा गया एक साथी फरार हो गया कि मर गया, जबकि बाइक का पेट्रोल का पाइप जब हमने खींचा तो बाइक सूखी हुई पड़ी थी, पता नहीं पुलिस वाले बाइक कहाँ से उठा के लाए थे। बाद में वहाँ पे एक एसपी सिटी थे, उन्होंने फौरन हमें कहा अरे छोड़ो इसमें पेट्रोल डाल देते हैं, उसमें लाके फौरन पेट्रोल डाला गया। वो तमाम चीज़ें हमने भी देखी हैं। लेकिन यहाँ क्या अब आपको लगता है कि चीज़ें सुधरेंगी, इस मुद्दे पर बहस होगी और पुलिस का जो चरित्र बन गया है पिछले 30 सालों से कि ठोको मार दो खत्म कर दो, इसमें कुछ सुधार होगा? देखिए, इसमें तब तक सुधार नहीं होगा जब तक जनता खुद खड़ी होकर ना कहे कि हमको एक सभ्य पुलिस चाहिए। जनता जब तक खुद खड़ी होकर ना कहे कि हमको एक बेहतर प्रोफेशनल पुलिस चाहिए। दुर्भाग्य है कि जनता सपोर्ट करती है। आप देखिए हैदराबाद में क्या हुआ, एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हुई, जो अपराधी थे पकड़े गए, वो बड़ा अच्छा काम पुलिस ने किया, तो 48 घंटे के अंदर उनको खोजा, उन्हें पकड़ा, वो जेल चले गए, उनको जेल से निकाल के लाके पुलिस ने मार दिया और हैदराबाद की जनता ने उन पुलिस वालों पे फूल बरसाए।
तो हमारी जनता भी इसको सपोर्ट कर रही है। जब तक जनता खड़ी होकर नहीं कहेगी कि नहीं, हमें हत्यारे नहीं चाहिए, हमें खाकी वर्दी में हत्यारे नहीं चाहिए, हमें प्रोफेशनल पुलिस वाले चाहिए, हमें जनता के मित्र पुलिस वाले चाहिए, कानून कायदे के रखवाले पुलिस वाले चाहिए। जब तक ये नहीं कहेंगे तब तक हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को तो ये समझ में नहीं आएगा। उसके लिए तो शॉर्टकट की संस्कृति सबसे आसान है, पकड़ो मार। कौन इस चक्कर में पड़ेगा कि पुलिस को ज्यादा बजट दो, पुलिस वालों की ट्रेनिंग कराओ, उनको अच्छे हथियार या अच्छे वाहन दो, उनको आप ऐसी लेबोरेटरीज हर जिले में दीजिए जो उनको फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में मदद करे। अदालतों की तरह सुधारिए। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि अदालतों को इस लायक बनाइए कि वहां जब अपराधी आए तो 4-6 महीने के अंदर उनका फैसला हो सके, उन्हें सजा दी जा सके। तो ये सब काम करने के लिए तो बड़ी दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है, बहुत पैसा खर्च करने की जरूरत है। तो मुझे नहीं लगता हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप तब तक करेगी जब तक जनता उसे मजबूर न करे। बिल्कुल सही आपने आखिर में कहा कि जब तक जनता सजग नहीं होगी और उन पर प्रेशर क्रिएट नहीं करेगी तब तक हमारी जो पॉलिटिक्स में बैठे हुए लोग हैं वो कुछ सुधार नहीं करेंगे। मैं आपसे एक कमेंट चाहता हूं, क्योंकि आपने कहा कि फर्जी एनकाउंटर होते हैं, कुछ चीज़ों का हवाला मैंने भी दिया। कानपुर का बिकरू कांड आपको याद होगा, वहाँ पर एक डीएसपी समेत 8 पुलिस वालों को मार गिराया, असली एनकाउंटर था सर? नहीं, वो देखिए जो मारे गए वो तो जाहिर है कि असली था। वो गए वहां ट्रैप में फंस गए और उसने नाम बोल रहा हूँ, विकास दुबे जो अपराधी था, उसके लोगों ने घेर के उन्हें मार दिया। वो तो सही था, जाहिर है कि वो तो कोई आत्महत्या करने थोड़ी ना गए थे। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ उसमें मुझे शक है। उसके बाद विकास दुबे को उज्जैन से पकड़ के ला करके और कानपुर के पास गाड़ी पलटा के मारा गया। 2 या 3 लोगों को अलग अलग जगहों पे जिस तरह मारा गया। लेकिन सर मैं सवाल उठाना चाहता हूं फर्जी एनकाउंटर पे। अगर पुलिस वाले वाकई में इतने एक्सपर्ट थे, इतने धुरंधर थे, तो वहां भी विकास दुबे के किसी साथी को मौके पे मारते ना। 8 पुलिस वाले मर गए, 7 पुलिस वाले घायल हो गए और विकास दुबे की तरफ से एक भी पुलिस वाले को एक भी आरोपी को, एक या अपराधी को कोई खरोंच तक नहीं आई सर। वो जितना मैंने पढ़ा मुझे लगता है वो ट्रैप में फंस गए थे, क्योंकि दुश्मन जो था वो एक अच्छी पोजीशन पर बैठा था। उसके पास सरप्राइज था, वो देख रहा था कि पुलिस वाले आ रहे हैं। पुलिस वाले अभी नीचे से जा रहे थे, उनको पता नहीं था कि दुश्मन कहाँ छिपा हुआ है। तो वो तो समझ में आता है कि वो ट्रैप में फंस गए और मारे गए। लेकिन उसके बाद तो कुछ हुआ वो मुझे नहीं लगता कि उचित था, होना चाहिए था या जेन्युइन था। चलिए बहुत शुक्रिया। ये एक मुद्दा हमने उठाने की कोशिश की, लोगों के सामने लाने की कोशिश की, वरना तो आज लोग ठोंकों वाली राजनीति में ज़्यादा विश्वास रख रहे हैं, क्योंकि उसमें सब कुछ करना भी नहीं पड़ता। भाई चार्जशीट कौन तैयार करे, कोर्ट में कौन लेके जाए, कौन प्रूफ करेगा, बड़ा लंबा प्रोसीजर है, तब जाके उसको कोई सज़ा दिलवा पाएगा। सज़ा दिलवाने के बाद भी निचली अदालत से हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है। तो भैया ठोंक दो, इनाम भी मिलता है और नाम तो बड़ा होता है फिल्मी दुनिया की तरह। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या बलसते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाज़त।